नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स डिटर्मिनेट को कंप्लीट किया था। चलिए आज क्लास करते हैं स्टार्ट मैट्रिक्स की। हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और जहां तक हायर लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स लेक्चर फर्स्ट। देखिएगा मैट्रिक्स एक बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई भी नंबर यदि आपको कोई लिस्ट के रूप में दिए गए हैं, जैसे मान लिया जाए एक ट्रेन का कोच है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं, यहाँ पे भी पैसेंजर बैठे हैं, इधर भी। तो मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। चलिए जैसे मान लिया जाए कोई सूची है, ठीक है। सूची मतलब यहाँ पे दुकानदार है और मतलब क्या क्या सामान वगैरह उस उनकी दुकान पर है, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मतलब यदि हम उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए, रेक्टेंगल के अंदर रख दे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो जो मैट्रिक्स में उपस्थिति होती है, ठीक है, मतलब पोजीशन होती है, वो हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर से एंट्री करेंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक हमने मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिखे, जैसे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। बिल्कुल जैसे यदि आप लोगों ने डिटर्मिनेट की वीडियो को बेसिक से समझा हो, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो इस साइड में ऐसे लिखे होते हैं, इनको बोला जाता है रो। हिंदी में बोलते हैं इनको पंक्ति। क्या? पंक्ति। बात क्लियर? और जो ऐसे ऊपर को होते हैं, इनको बोला जाता है कॉलम। इनको क्या बोला जाता है? जो ये ऐसे हो गए, इनको बोला जाता है कॉलम। कॉलम मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको कॉलम। बात क्लियर? चलिए जी, इंग्लिश में बोला जाता है क्या? कॉलम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, जो यहां से एंट्री होगी, मतलब A11, इसका मतलब है जो यहां पे लिखा होगा वो पोजीशन लिखी होती है। सपोज दैट आपसे पूछा गया A32 क्या है, मतलब उसका 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो और 2 कॉलम जहां पर ये क्रॉस करेंगे वो ही एलिमेंट क्या होगा? A32 होगा। बात क्लियर? चलिए जी, तो ये मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में एलिमेंट जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो ही ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए ये एलिमेंट क्या था? ये एलिमेंट 3 into 4 है, तो ये लास्ट एलिमेंट है, मतलब इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 into 4 आएगा। बात क्लियर? जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक n×m का मैट्रिक्स लिखते हैं, तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा? A11, A12, A13, कहां तक? A1m तक, m कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे A21, A23, A22, A23, कहां तक? A2m तक। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में AN1, AN2, AN3, कहां तक? ANM तक। तो जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, इसी को हम यहां पे लिखेंगे n×m। मतलब इसमें n तो क्या है? रो है, m क्या है? कॉलम है। बात क्लियर? तो जो इसका ऑर्डर होगा, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात क्लियर? चलिए जी, ऑर्डर यहां पे समझ आया। जो यहां पे ये होता है, ये एलिमेंट का ऑर्डर होता है। जैसे इस एलिमेंट का क्या ऑर्डर है? 2 3 ऑर्डर है। इस एलिमेंट का क्या ऑर्डर है? 2 2 ऑर्डर है। बात क्लियर यहां तक? चलिए अब हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है, कितने प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है। मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ। एलिमेंट क्या होते हैं? इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। क्या? एलिमेंट मतलब तत्व। मैट्रिक्स का
तत्व, मैट्रिक्स में कितने अवयव है, तत्व कह लीजिए या अवयव कह लीजिए। बात क्लियर? तो इसको बोला जाता है अवयव। चलिए अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स के टाइप, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको आव्यूह। तो इसके जो टाइप होते हैं, फर्स्ट पे है क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या है, जो मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो अधिक होगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होगा। ठीक है, इसी को बोला जाएगा, सॉरी, इसमें बोला नंबर ऑफ रो लेस देन होता है नंबर ऑफ कॉलम से। जो इसमें नंबर ऑफ रो, मतलब क्षैतिज का मतलब है कि आपको आव्यूह एक क्षैतिज की तरह दिखाई दे, एक रो की तरह दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, लेस होगा। जैसे मान लिया जाए मैं ये लिख देता हूं 2 3 4 5 2 3 2 6 7, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स लिखा, तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, नंबर ऑफ रो कितना है 2, मतलब 2 लेस है 4 से। तो आप यहां पे देखोगे कि जो ये मैट्रिक्स है ये एक रो के तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से। बात क्लियर? चलिए, जो दूसरा टाइप होता है उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या होता है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स तो सीधी सी बात है, जो मैट्रिक्स एक कॉलम की तरह दिखाई देगा। कॉलम की तरह कब दिखाई देगा, जब उसमें नंबर ऑफ रो अधिक होगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो यहां पे नंबर ऑफ रो अधिक होगी नंबर ऑफ कॉलम से, तो यहां पे आप लिखोगे रो अधिक होगा कॉलम से। बात क्लियर? तो यहां पे आप देखोगे कि जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, अधिक है। जब नंबर ऑफ रो अधिक होगा तभी तो वो एक कॉलम की तरह दिखाई देगा। ठीक है, चलिए जी देखिएगा, यहां पे जैसे मैंने लिखा 2 3 5 6 7 एंड 6 -2, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स लिखा, तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। तो यहां पे ये आपको एक कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है, तो जो कॉलम की तरह दिखाई देता है उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्ग आव्यूह, या आप कह लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। बात क्लियर? तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, उसी को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में कहिए वर्ग मैट्रिक्स। जैसे हमने एग्जांपल लिखा 2 3 5 6, ये क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो भी कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 2। जैसे मैंने लिखा 3 2 5 7 9 -2 1 0 3, ये क्या है 3/3। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो भी 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इस सेम होते हैं। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या? इकाई आव्यूह, या फिर हिंदी में एक दूसरा नाम और होता है इसका, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ये फिक्स है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब वर्ग आव्यूह ही होगा। जैसे मैंने 2/2 का लिखा तो ये होता है 1001। जैसे 3/3 का लिखेंगे 100 010 001 बात क्लियर। तो इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप यहां पे देखोगे कि यहां पे ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे के एलिमेंट 0 है, यहां पे केवल एलिमेंट है और वो भी 1 1। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। एक होता है डायगोनल आव्यूह। क्या होता है, डायगोनल आव्यूह, इसको हिंदी में बोला जाता है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, या डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जैसे कोई भी हमने मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला डायगोनल होता है, ये वाला विकर्ण होता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल विकर्ण। क्या, प्रिंसिपल विकर्ण, मतलब मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसको बोला जाता है मुख्य विकर्ण। तो ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको बोला जाता है डायगोनल आव्यूह। बात क्लियर। क्या बोला कि मतलब इसके जो मुख्य डायगोनल होगा उसी में एलिमेंट होंगे, ठीक है, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को बोला जाता है क्या, डायगोनल एलिमेंट, वो सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह। बात क्लियर हुई। चलिए जी, अब विकर्ण आव्यूह के बाद यदि विकर्ण आव्यूह में सभी एलिमेंट सेम हो, मतलब कॉमन हो, जैसे मैंने लिख दिया K 0 0 0 K 0 0 0 मतलब ये सब एलिमेंट इक्वल है, सेम है। ये जरूरी नहीं कि क्या है, लेकिन सेम होना चाहिए। यदि ये सेम होगा तब हम इसको बोलते हैं एदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं, एदिश आव्यूह, या हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। बात क्लियर। इसको क्या बोला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल में क्या अंतर होता है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल लगभग सेम होते हैं, लेकिन तो एक डिफरेंस होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो है कि डायगोनल में ही होगा, लेकिन वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो कॉमन होगा, सभी में सेम होगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए जी, यदि इस कॉमन एलिमेंट को मैं पर्टिकुलरली के फिक्स कर दूं, ठीक है, यदि इसको हम क्या कर देते हैं, पर्टिकुलरली 1 फिक्स कर देते हैं, क्या इस जो के है इसको हम पर्टिकुलर 1 फिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1। इसी को क्या बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इकाई आव्यूह, या फिर तत्समक आव्यूह। बात क्लियर। बात तीनों को मैंने रिलेट करके बताया, तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विकर्ण आव्यूह, हमने पढ़ा। इसके बाद पढ़ते हैं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। क्या, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। ठीक है, इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, उस देखो अपर, अपर का मतलब है ऊपर एलिमेंट होंगे और नीचे सभी एलिमेंट 0 होंगे। बात क्लियर। जो मैट्रिक्स होगा उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो हम इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल है, मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, 0, नीचे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है लेकिन ऊपर के 0 हो गए, तो इसको बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या निम्न त्रिभुज
आव्यूह। क्या? निम्न त्रिभुज आव्यूह। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद आता है मैट्रिक्स का योग और मैट्रिक्स का गुणनफल, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा कोई भी मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर की होगी, मतलब यहां पे ऑर्डर मैंने लिखा m इंटू एन, दूसरे का ऑर्डर लिखा मैंने m इंटू एन, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। यदि इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका प्लस माइनस नहीं होगा। बात क्लियर? प्लस माइनस का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिखा होगा, जो भी यहां पे साइन होगा, वो केवल और केवल अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ही अप्लाई होगा। जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 4 1 3 2, यहां पे मैट्रिक्स लिया 2 3 1 5 6 7, ठीक है। मैंने बोला इसका ऑर्डर क्या है 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 2। मैंने बोला कि जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने इनका ऑर्डर दोनों का अलग अलग लिया, सेम नहीं है, तो मैंने बोला कि जो एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ही प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जैसे यदि मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है A13, तो क्या A13 यहां पे है? नहीं है। जब A13 नहीं है तो हम इसके साथ इसका ना तो प्लस कर सकते और ना ही माइनस कर सकते। बात समझ आई? तो यदि ऑर्डर सेम होगा तभी हम इसका प्लस और माइनस कर पाएंगे। कैसे? देखिएगा एक एग्जांपल दे लेते हैं, 2 3 5 7 9 2, नेक्स्ट है 1 0 2 ABC, ठीक है। यहां पे देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है 3 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 2। अब इन दोनों में ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो हम यहां पे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। माइनस और प्लस करेंगे कैसे? रिजल्ट क्या आएगा? जो इनका ऑर्डर है वो ही यहां पे आएगा, ठीक है। जो इनका ऑर्डर है सेम ऑर्डर यहां पे आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। यदि आप यहां पे एडिशन की बात करते हैं तो जो सेम पोजीशन होगी वो सेम पोजीशन वाले के साथ प्लस या माइनस होगा। जैसे मान लिया जाए यहां पे प्लस माइनस जो भी है तो 2 क्या होगा? 2 प्लस माइनस 1 होगा, 3 प्लस माइनस 0 होगा, 5 प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। या 7 प्लस माइनस A, 9 प्लस माइनस B, 2 प्लस माइनस C। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे एक एग्जांपल, इसी को यदि मैं प्लस करना चाहूं तो ये हो जाएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्लस किया मैंने -1 2 3 1, देखेगा इसका 2 2 ऑर्डर, इसका भी 2 2 सेम ऑर्डर है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड जब करेंगे हम इसका इसके साथ करेंगे तो 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 प्लस -1 मतलब 2 -1, और 2 -1 का मतलब 1। बात क्लियर? 3 माइनस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, आंसर। बात क्लियर? चलिए जी, देखिएगा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट में मिक्स कर देना मत, ठीक है। देखो डिटर्मिनेट में बोला था जो सेम एलिमेंट होंगे उनको ऐसे के एज इट इज रखेंगे, और जो अलग एलिमेंट होंगे, जिस रो में अलग एलिमेंट होंगे उनको, उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेट का अलग है, मैट्रिक्स का अलग है। बात क्लियर? चलिए अभी हम थोड़ा सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन समझ लेते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? देखिएगा जब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है यहां पे ये मैट्रिक्स है m इंटू n के टाइप की, हमें मल्टीप्लाई करना है। जो इसका ऑर्डर है वो यहां पे ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि इसका तो लास्ट वाला मतलब कॉलम, इसका पहले वाला मतलब रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। यदि यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, तभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है।
आपको डायरेक्ट ऐसे मैट्रिक्स दे देगा जिनका ये सेम नहीं होगा, और वहां से आपसे पूछेगा कि मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना नहीं है, केवल ये बताना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? तो देखिएगा यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, जब इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर? चलिए जी, यहाँ पे देखिएगा जो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट निकल के आएगा, यहां पे बचा m और यहां पे बचा l, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो l इंटू m इंटू एल के रूप का आएगा। बात क्लियर? जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो बचेगा वो आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिया 2 3 1 5 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हम करना चाहते हैं 0 2 1 0 -1 -1। हमने देखा इसका जो ऑर्डर है क्या है, 3 2। इसका जो ऑर्डर है, सॉरी, इस नंबर ऑफ कॉलम 2, इसका जो ऑर्डर है 2 3, और इसका जो ऑर्डर है 3 2। हमने देखा ये और ये क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो 2/2 का आएगा। बात क्लियर? अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, जब आप यहाँ पे पहली पोजीशन लिखोगे, जब पहली पोजीशन लिखोगे तो यहाँ पे जो पहला रो होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी, उसकी मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम में। बात समझ आई? जो यहाँ पे पहला रो होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम में, और जो सेकंड वाला है तो जो पहला रो होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम में। समझिएगा, देखिए जैसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे, हमने कहा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो A22 आएगा, सॉरी A2×2, मतलब जो इसकी फॉर्म आएगी A12 A11 A12 A21 A22, इस टाइप से एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या पोजीशन है, A11, तो आपको 1 का मतलब पहले मैट्रिक्स में जाना है, इस 1 का मतलब दूसरे मैट्रिक्स में जाना है। ये होगा आपका कॉलम, ये होगा आपका रो, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 इंटू, प्लस करेंगे 3 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 इंटू 1। बात समझ आई? यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा A12, A12, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा जाएगा ना, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो ये माइनस हो जाएगा 1 इंटू 1। बात क्लियर, समझ आई? चलिए जी, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या पोजीशन है, A32, क्या, सॉरी A21, मतलब 2 और 1, मतलब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। इसको ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पहला मैट्रिक्स का रो होगा और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो इसमें हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। बात क्लियर? अब इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 -1 इंटू 1। तो आप इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखेगा ये 0, ये 3, ये -1, 3 -1 क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, 0 -1, 4 -1 मतलब 3, यहाँ पे आप करोगे ये 0, 2 1 जा 2, -1 करोगे 1, यहाँ पे 5 की 2 में 10, 0 -1 9, तो ये आपका
आंसर होगा। बात समझ आई कैसे मल्टीप्लाई करना है? मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझाया, ठीक है। चलिए जी, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से मल्टीप्लीकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे इस वाले का ये वाला मतलब इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल हो गए तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे देखिएगा, आगे हम चलते हैं मैट्रिक्स में। इसके बाद मैट्रिक्स का एक होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह को जैसे मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है, हमने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A33, ठीक है। चलिए जी, जो यदि हम इसका ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स निकालने लगे, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालने लगे, तो देखिएगा यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो या तो ए डैश होता है या फिर ए टी होता है। इन दोनों से हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो ए में कॉलम हो गए, ठीक है, या आप यहाँ पे एक फॉर्मूले के रूप में यदि मैं लिखना चाहूं तो ए ट्रांसपोजिशन जो होता है आई जे इक्वल होता है ए जे आई। बात क्लियर? मतलब जो ए का ट्रांसपोजिशन हम निकालते हैं, जो ए होता है उसके पोजीशन बदल दी जाती है। मतलब जो रो होगा उसको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम होगा उसको रो बना देंगे। बात क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, A11 A12, मतलब जो ये ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख देंगे, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात समझ आई? मतलब जो जैसे मान लिया जाए ए आई जे हमने चेंज किया ए जे आई में। कैसे? जो यहां पे 2 1 था ये हम कहां पर ले गए, 1 2 के स्थान पर ले गए, मतलब इसको यहां पे ले गए। बात क्लियर? जैसे ये 1 3 था, हम इसको ले गए 3 1 के स्थान पर, हमने इस एलिमेंट को रखा यहां पे। बात समझ आई? तो जो इसका ट्रांसपोज हो रहा है, मतलब ये यहां पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाते हैं। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और याद रखिएगा, जो ट्रांसपोजिशन होता है, जैसे मल्टीप्लाई का हम ट्रांसपोजिशन निकालने लगे, ए बी का ट्रांसपोजिशन यदि हम निकाले तो ये इक्वल होता है बी का ट्रांसपोजिशन और ए का ट्रांसपोजिशन। बात क्लियर? मतलब इसका इनवर्स लो फॉलो करता है इसमें, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं। यहां पे समझिएगा, इसके बाद मैट्रिक्स आता है सीमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? ठीक है, सीमेट्रिक मैट्रिक्स, सीमेट्रिक मैट्रिक्स या हिंदी में बोलिएगा सममित आव्यूह। क्या? सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सममित आव्यूह का मतलब होता है जो भी डायगोनल होगा उसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, सपोज ए बी सी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर, जैसे ऊपर मान लिया जाए, जैसे मैं कहूंगा सममित आव्यूह ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। बात क्लियर? जो यहां पे होगा A11, ठीक है, A22 A33, ये कुछ भी हो सकता है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। मतलब यदि यहां पे आप H रख रहे हो, या पोजीशन किसकी है, ए
A12 की पोजीशन, यदि मैं इसको चेंज करता हूं तो A12 हो जाएगा, तो A12 के स्थान पर भी H आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे I लिखा, ये पोजीशन किसकी है, A13 की, तो आप बोलोगे A31 के स्थान पर भी I आना चाहिए, तो मतलब यहां पे भी I होगा। यहां पे L है तो यहां पे भी L होगा। बात समझ आई? इसका कंसेप्ट का मतलब समझ आया? मतलब जो पोजीशन होगी उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा -5 6 7, यहाँ पे 2 3 1, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बात क्लियर? चलिए, इसी का एक सेकंड पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर? चलिए जी, इसको हिंदी में बोला जाता है विषम सममित आव्यूह। क्या? विषम सममित आव्यूह। आव्यूह इसको क्या बोला जाता है? देखिए, इसकी यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होता है ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई एंड ए आई जे इक्वल 0 इफ आई इक्वल जे। देखिएगा, इसको समझिएगा, इस डेफिनेशन को समझिएगा। इसने कहा हमने कोई भी मैट्रिक्स बनाया, ए आई जे 0 होगा कब? जब आई इक्वल जे होगा। जैसे A11 होगा 0, A22 होगा 0, A33 होगा 0। जब यहां पे दोनों सेम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब इसके डायगोनल में क्या होगा? 0 होगा। बात क्लियर? जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। सपोज, चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे H रखा, ये किसकी पोजीशन है? ये पोजीशन है A12 की, तो आपको A21 के स्थान पर क्या रखना है? -H रखना है, -H। यदि यहाँ पे मैं L रख देता हूं तो ये -L होगा, यदि यहाँ पे M रख देता हूं तो -M होगा। बात क्लियर? देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? ये केवल इक्वल थे, ठीक है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? ये अपोजिट साइन वाले हो गए। बात क्लियर? यदि मैं मतलब उसकी डिटर्मिनेट की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इक्वल होगा लेकिन साइन चेंज होगा। इसको बोला जाता है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर? उम्मीद है आपको जैसे अब तक बिल्कुल मैट्रिक्स का जो भी कंसेप्ट बताया बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं, जो जैसे आपने बोला था ना, अभी हमने विकर्ण आव्यूह पढ़ा, ठीक है, या विकर्ण आव्यूह कह लीजिए, या फिर हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। तो यदि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालने लगे, जैसे A0 0 0 B 0 0 0 C, यदि हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने लगे तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, आपको केवल इनका मल्टीप्लाई करना है, वो ही इसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। बात क्लियर? क्या मल्टीप्लाई करना है, मतलब ABC ही इसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। ये कंसेप्ट क्यों बताया मैंने? अभी हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के दो टाइप्स, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने? सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको बोला जाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय का मतलब, यदि आप व्युत्क्रमणीय को पढ़ोगे, इसका मतलब समझोगे तो इसका मतलब होता है उल्टा, मतलब विलोम, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे इनवर्स, ठीक है, या आप इसको इनवर्सेबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। जो नॉन सिंगुलर होगा इसको बोला जाता है इनवर्सेबल मैट्रिक्स, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको बोला जाता है नॉन इनवर्सेबल मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पहचान कैसे करेंगे? यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट हम निकालने लगे और वो इक्वल 0 आ जाए, डिटर्मिनेट जैसे हम पहले डिटर्मिनेट में निकालते थे वो ही,
ठीक है, मतलब यहां पे आपको जो मैट्रिक्स का साइन दिया होगा उसको हमें हटा देना है, डिटर्मिनेंट लगाना है और उसका रिजल्ट निकालना है। यदि वो 0 आ जाएगा तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अव्युत्क्रमणीय अव्यूह। बात समझ आई? और यदि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 नहीं होगा तो उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अव्यूह। बात समझ आई? या इसी को बोला जाता है इनवर्सेबल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सेबल कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है देखिएगा, इस लेक्चर में हम केवल कंसेप्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा हम उसको डिस्कशन में ला रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहां पे केवल और केवल हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। बात क्लियर? चलिए जी, तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स जितने भी थे उन सबको हमने डिटेल में समझा। ठीक है, मैट्रिक्स की कुछ और फॉर्म भी है, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, मैट्रिक्स की एक फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसको समझिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है कोई, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, यदि उसका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स खुद आएगा, स्क्वायर किया हमने और वो मैट्रिक्स खुद आ गया, तो उसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपको कहेगा कि प्रूफ दैट दिस मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। यदि वो खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर? चलिए जी, एक नेक्स्ट टाइप होता है, उसको बोला जाता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और वो खुद आइडेंटिटी पर पहुंच जाए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको बताया था 1 0 0 1, या फिर 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से। यदि हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट निकल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, आपसे पूछेगा प्रूफ दैट दिस मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है और आई के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। तो जब इनको याद रखोगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक टाइप होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिएगा, नीलपोटेंट को यदि आप यहां से पकड़ो, नील, नील का मतलब क्या होता है? जीरो। बात समझ आई? नील का मतलब क्या होता है? जीरो। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसकी पावर करने पर कहां पहुंच जाए? जीरो पर पहुंच जाए। पावर यहां पर जरूरी नहीं है कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्या होगी। ठीक है, पावर करने पर, जैसे मान लिया जाए ए मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करने पर 0 पर पहुंच गए, या कोई अनोदर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर 0, क्यूब करने पर 0 पर, या फिर ए की 6 करने पर 0 पर पहुंचे। मतलब कहने का यह है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसकी पावर कुछ भी करे, सम पावर करने पर 0 पर पहुंच जाए, तो उसको बोला जाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। बात क्लियर? क्या बोला जाता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक मैट्रिक्स का टाइप है, उसको बोला जाता है पीरियडिक मैट्रिक्स। क्या? पीरियडिक मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स क्या होगा? जैसे पीरियडिक का मतलब होता है पीरियड, मतलब कुछ समय के बाद वो खुद रिपीट हो जाए। तो यदि कोई मैट्रिक्स ए की पावर n करने पर, n+1 करने पर वो खुद a आ जाता है, मतलब हम a n तक पहुंचे, लेकिन n के बाद यदि हम एक भी
पावर बढ़ाएंगे तो हम खुद ए पर पहुंच जाएंगे। बात क्लियर? जैसे मान लिया जाए ए की पावर 2 करने पर कुछ भी मैट्रिक्स बी आ रहा है, लेकिन हमने 2 + 1 मतलब ए की पावर 3 किया और हम खुद ए पर पहुंच गए, तो हम इसको बोलेंगे पीरियडिक मैट्रिक्स। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड एन होगा, मतलब जिसमें +1 करने पर हम उसके सेल्फ मैट्रिक्स पर पहुंच जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पीरियड बोलेगा। बात क्लियर? तो यहां पे जो पीरियड होगा वो एन होगा। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा मैट्रिक्स की फुल फॉर्म, मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब मैट्रिक्स के टाइप अभी चले हुए हैं, ठीक है। इसी के आगे एक मैट्रिक्स आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है? एक मैट्रिक्स आता है क्या? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि आप ऑर्थोगोनल को समझे तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऑर्थोगोनल का अर्थ होता है, यदि आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करने की बात करें तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब, बात समझ आई? तो परपेंडिकुलर में हमने देखा था कि वहां पे यदि दो लाइन है और वे परपेंडिकुलर है तो उनकी हम स्लोप यदि निकालते हैं तो वो इस टाइप से -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब है जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जाने लगे तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। चलिए जी, जैसे मैट्रिक्स है कोई ए, यदि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको हमने ऐसे लिखा, यदि मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखने लगूं तो इसको परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में हम इसको बोला जाता है ए ट्रांसपोजिशन। बात क्लियर? ए ट्रांसपोज, ये अभी हम ट्रांसपोज पढ़ के आए थे। तो यदि ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई की जाए, ए इंटू ए ट्रांसपोज किया जाए और वो आइडेंटिटी पर पहुंच जाए, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स पर पहुंच जाए इस टाइप से, तो यदि ऐसा है तो इस ए मैट्रिक्स को बोला जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई? चलिए जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसेप्ट समझ आया, ऑर्थोगोनल क्या होता है? चलिए जी, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अब देखिएगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट जब वर्ड आता है तो ये सीधा सा रिलेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। बात क्लियर? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यदि कोई मैट्रिक्स है, जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा हुआ है a+ib, b+ic या n+im, c+id, इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स लिखा गया है, यदि हम एक दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं जो इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट लिखे होंगे, कॉन्जुगेट का हिंदी में होता है संयुग्मी। क्या होता है? संयुग्म, ठीक है, हिंदी में होता है संयुग्मी, मतलब a-ib, b-ic, इस टाइप से जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका यदि हम कॉन्जुगेट एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाए तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर बार लगाकर। बात समझ आई? तो ए के ऊपर बार लगाने पर क्या निकल के आएगा? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकल के आएगा। बात समझ आई यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसमें केवल यही होता है कि जो एलिमेंट होगा उसका कॉन्जुगेट लिखा होगा। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा इसमें कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बचा एक होता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होता है? हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा हार्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है, अभी आपने पढ़ा था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने बताया था ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था ए आई जे इक्वल होता है -ए जे आई के।
बात क्लियर। और यहीं पे आपको बताया था इसी के साथ साथ ए आई जे इक्वल 0 होगा इफ आई इक्वल जे। ये चीजें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ी। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम चलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अभी अभी हम कॉन्जुगेट पढ़ के आए। कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर बार लगाकर। जैसे मान लिया जाए कोई एलिमेंट है ए आई जे, यदि मैं इसका कॉन्जुगेट लिखना चाहूं तो ए आई जे का बार होगा। बात समझ आई, ए आई जे का बार होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, हार्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के बार के। मतलब उसमें ये और ये दोनों मिक्स करके यहां पे बोल दिया क्या, कि वो सिमेट्रिक की कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए और कॉम्प्लेक्स की कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक की कंडीशन, इनको पोजीशन चेंज करने पर वो इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल किसके होना चाहिए, उसके उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। बात समझ आई। तो इसको बोला जाएगा हार्मिशियन मैट्रिक्स। यदि मैं इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करूं, इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो सेम यही होगा, जो ए आई जे होगा वो इक्वल होगा माइनस ए जे आई के कॉन्जुगेट के, एंड ए आई जे इक्वल होगा 0 के इफ आई इक्वल होगा जे के। बात समझ आई। इसको बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, जो बिल्कुल सेम यही, जो इनमें एलिमेंट इक्वल होते थे वहां पे वो इक्वल तो हो गए, लेकिन इक्वल किसके हो गए, उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो गए। बात समझ आई। चलिए जी, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी यहां पे एक कंडीशन लिख देता हूं। यदि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नेसेसरी कंडीशन होती है ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नेसेसरी कंडीशन है। यदि हम इसी कंडीशन की बात हार्मिशियन मैट्रिक्स में करें, नेसेसरी कंडीशन स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, यदि हम इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स की नेसेसरी कंडीशन की बात करें तो बोला जाएगा ए थीटा इक्वल होगा माइनस ए के। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है, ए थीटा कह लीजिए, ए कॉन्जुगेट कह लीजिए, ठीक है। जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसी को हम ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई। तो यहां पे इसका होगा माइनस ए के, यहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। बात समझ आई। चलिए जी, ये टोटल मैट्रिक्स का कंसेप्ट था। आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल कंसेप्ट पर डिस्कस किया। मैट्रिक्स होता क्या है, किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एडिशन कब होगा, मल्टीप्लिकेशन कब होगा, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, जो भी मैट्रिक्स का निचोड़ है वो हमने यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए जी, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।